हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसे उर्दू में हरूफ जार कहा जाता है। और हरूफ जार ये वो हैं जो किसी नाउन और प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से या किसी भी दूसरे शख्स या चीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं। ऐसे अल्फाज जो होते हैं स्टेटमेंट में, किसी भी इबारत में, किसी भी तहरीर में या किसी भी गुफ्तगू में, ये क्या कहलाएंगे? हरूफ जार कहलाएंगे। इंग्लिश में इनको प्रेपोजिशंस कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें तो अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। ये आप याद रखिएगा, अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, एक ऐसा लफ्ज जो नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है। टू शो, ये जाहिर करने के लिए, इट्स रिलेशन विद एन अदर पर्सन और थिंग, किसी भी दूसरे शख्स या चीज या नाउन या प्रोनाउन के साथ उसके रिलेशन को शो करने के लिए क्या किया जाता है? प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसको पहले क्यों यूज किया जाता है? ये पहले ये वर्ड जो है ये क्यों आता है नाउन या प्रोनाउन से? तो इसको आप आगे देख लें। इट्स फॉर्मेशन शोज, यानी जैसा कि इसकी जो इस वर्ड की जो फॉर्मेशन है, साख्त है, वो इस चीज को शो करती है। क्या? प्री पोजिशन। प्री यानी पहले, पोजिशन जगह पर होना। तो प्री पोजिशन यानी प्लेस्ड बिफोर, इसके नाम से ही हमें शो हो रहा है कि ये कहाँ पर प्लेस कर रहा होता है? बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, यानी किसी भी नाउन और प्रोनाउन से ये हमें पहले मिलेगा जुमले में। क्यों? क्योंकि इसका नाम जो है वो ही ये शो कर रहा है कि प्लेस्ड बिफोर। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है प्रेपोजिशन का। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि अब प्रेपोजिशन शुड बी फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन, यानी एक प्रेपोजिशन जो है वो नाउन या प्रोनाउन के पीछे होनी चाहिए, नाउन और प्रोनाउन को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे सेंटेंसेस में अगर आप देखें, यानी जो हमारा जुमले में इस्म होता है और इसमें ज़मीर जो होती है, उससे पहले प्रेपोजिशन का आना ज़रूरी है। प्रेपोजिशन इनको फॉलो करे। एग्जाम्पल्स में आप देखें, आई प्लेस्ड माई बैग ऑन द टेबल। अब आई प्लेस्ड माई बैग ऑन द टेबल तो यहाँ पर एक बात तो ये कि बैग का ताल्लुक कहाँ पे शो हो रहा है? टेबल के साथ, कि बैग को कहाँ पर रखा गया? टेबल पर। दूसरी बात यह है कि ये जो टेबल हमारे पास एक नाउन है, इससे पहले आपको प्रेपोजिशन दिख रही है और वो क्या है? ऑन। ऑन यहाँ पर इस जुमले में एक प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन कहाँ पर है? नाउन से पहले। एक कंडीशन तो ये पूरी होगी। दूसरी कंडीशन हमने ये पढ़ी थी कि ये रिलेशन को शो करे एक नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन के साथ। तो यहाँ पर माई बैग, बैग जो है एक और नाउन है, टेबल एक अलग नाउन है। तो दो नाउन्स जो है उनका रिलेशन शो हो रहा है किसके जरिए से? ओन के जरिए से। ओन यहाँ पर है प्रेपोजिशन। सेकंड सेंटेंस आप देखें, देयर इज अ काउ इन द फील्ड। यहाँ पर एक खेत में एक गाय है। तो यहाँ पर फील्ड जो है वो भी एक नाउन है, काउ एक नाउन है, और क्या हो रहा है? इन दोनों का रिलेशन कौन शो कर रहा है? इन। इन यहाँ पर प्रेपोजिशन है। और अगर हम दूसरा रूल फॉलो करें कि हम ये देखें कि इसे शुड बी फॉलोड बाय अ नाउन, तो हम देखते हैं कि फील्ड जो है नाउन है और उससे पहले यहाँ पर हमें प्रेपोजिशन नजर आ रही है। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल आप देखें, ही इज फॉन्ड ऑफ टी। तो यहाँ पर फॉन्ड ऑफ टी यानी चाय का शौकीन होना, तो टी से पहले आपको प्रेपोजिशन दिख रही है ऑफ। इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन ऑफ है। इसके बारे में मजीद हम देखते हैं क्या रूल्स हैं प्रेपोजिशन को यूज करने के। तो आप ये बात याद रख लें कि नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज्ड विद द प्रेपोजिशन इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के साथ जो नाउन या प्रोनाउन आ रहा होगा वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यानी जैसे अब यहाँ पर देखें, हमने ऑन, इन एंड ऑफ तीन प्रेपोजिशन वाले सेंटेंसेस को देखा। इन तीन प्रेपोजिशन वाले सेंटेंसेस में जो नेक्स्ट आपको नजर आया, ऑन द टेबल, इन द फील्ड, ऑफ टी, यहाँ पे टेबल, फील्ड और टी क्या है? इन प्रेपोजिशंस के ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे सेंटेंस में होता है ना सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो प्रेपोजिशन जो है उसका भी ऑब्जेक्ट है। तो वो कौन सा है? कौन सा नाउन जो उसके बाद आ रहा है? तो इसके बारे में क्या रूल है? सिंपल तो ये है कि ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन का आना जरूरी है। जैसे आपने यहाँ पे ऊपर देखा कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं
तो इन ऑब्जेक्ट्स से पहले आपको क्या नजर आ रही हैं, प्रेपोजिशंस दिख रही हैं। बट एक रूल ये भी है कि अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन हो या फिर इंटरेक्टिव प्रोनाउन हो, जो ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, वो वाला लफ्ज क्या हो, या तो रिलेटिव प्रोनाउन हो या इंटरेक्टिव प्रोनाउन हो। अगर आपको याद हो, हम ऊपर प्रोनाउंस को जब हमने पढ़ा इसमें ज़मीर को, तो वहां हम पढ़ के आए हैं प्रोनाउन की काइंड्स में रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरेक्टिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन वो था जो किसी आइडिया को बैक जोड़ रहा हो किसी नाउन के साथ। एक नाउन की बात की जा रही है, आगे कोई आइडिया पेश किया जा रहा है और दरमियान में एक ऐसा प्रोनाउन है जो उन दोनों चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है। ये हमने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन में। और इंटरेक्टिव प्रोनाउन के जो जुमले को सवालिया बना दे तो वो क्या होगा, इंटरेक्टिव प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि प्रेपोजिशन जो है उसके बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है। बट अगर वो जो बाद में आ रहा है नाउन या प्रोनाउन वो हमें रिलेटिव प्रोनाउन मिलता है या इंटरेक्टिव प्रोनाउन मिलता है, तो देन रूल चेंज हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर प्रेपोजिशन पहले नहीं आएगी, प्रेपोजिशन जुमले के एंड पर आएगी। एक बार रिपीट करती हूं इस बात को, आप लोग ध्यान से सुने, फोकस करें जरा। यानी रूल ये है कि प्रेपोजिशन जो होती है वो फॉलो होती है नाउन और प्रोनाउन से। नाउन और प्रोनाउन बाद में आते हैं, प्रेपोजिशन पहले आती है सेंटेंस में। बट प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर टेबल था, फील्ड था, टी, अगर यहाँ पर हमें रिलेटिव प्रोनाउन दिखे या इंटरेक्टिव प्रोनाउन दिखे देन रूल चेंज हो जाएगा। देन ये जो प्रेपोजिशंस हमें पहले दिख रही हैं ये पहले नहीं आएंगी, ये कहाँ पे चली जाएंगी, जुमले के लास्ट पे हमें दिखेंगी। कैसे, तो इसको हम देख लेते हैं इन एग्जांपल्स के साथ जो भी आपके सामने है। Here is the watch that you asked for। फर्स्ट एग्जांपल है, ये वो घड़ी है या यहाँ वो घड़ी है, ये है वो घड़ी जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे, ठीक है, डेट यू एस्क्ड फॉर, जिसके बारे में तुमने पूछा। तो अब अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ प्रेपोजिशन देखें तो ये जो प्रेपोजिशन है ये तो यहाँ पर आनी चाहिए थी, हियर इज द वॉच फॉर डेट यू एस्क्ड, यानी फॉर डेट जिसके लिए तुम जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे, ठीक है। तो ये जो फॉर था ये डेट से पहले और वॉच के बाद आना चाहिए था। फॉर प्रेपोजिशन जो है ये कहाँ पे आनी चाहिए थी, इसकी प्लेस कहाँ पे थी, डेट से पहले। बट हुआ क्या कि डेट जो है वो आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आया तो प्रेपोजिशन यहां से उठ के कहां पे चलेगी, अकॉर्डिंग टू द रूल जुमले के एंड पे चलेगी। तो जुमला क्या आ गया हमारे पास, हियर इज द वॉच दैट यू एस्क्ड फॉर। ठीक है, क्लियर है ये जी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ। अब ये क्या होना था, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, ये आना था व्हाट आर यू ऑफ थिंकिंग, ठीक है, या व्हाट आर यू एट लुकिंग। ये ऑफ एंड जो एट थे ये यहाँ पर आने थे, बट ये जो व्हाट है क्योंकि ये इंटरेक्टिव प्रोनाउन आ गए इसलिए हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू रूल हम ऑफ एंड एट को लास्ट पे ले गए। तो प्रेपोजिशन जो है जरूरी नहीं कि वो जुमले के दरमियान में ही आपको मिले या वो आप प्रोनाउन या नाउन से पहले ही आपको मिले, वो लास्ट पे भी आ सकती हैं सेंटेंस के। और लास्ट पे आने का रूल क्या है, ये रूल आपके सामने है, पॉइंट आपके सामने है कि जो वहां पर प्रोनाउन आ रहा हो वो या तो रिलेटिव प्रोनाउन हो या इंटरेक्टिव प्रोनाउन हो। अगर ऐसा है तो फिर आप प्रेपोजिशंस को दरमियान में या ऑब्जेक्ट से पहले नहीं रखेंगे, आप क्या करेंगे, उस प्रेपोजिशन को उठाकर एंड पे ले जाएंगे और वो प्रपोजिशन जो है जुमले के एंड पे देखेगी, जैसे कि इन एग्जांपल्स में है, हियर इज द वॉच दैट यू एस्क्ड फॉर, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, व्हाट आर यू लुकिंग एट। तो ये सारी प्रपोजिशंस जो हैं वो हमें सेंटेंसेस के लास्ट पे मिल रही हैं। तो आज हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गए हैं। हमने कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रपोजिशन को भी पढ़ लिया है और इंशाल्लाह इसी तरह आपके टेस्ट भी होंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसके साथ साथ हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।